हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था जो जीके पोर्शन है वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर सेक्शन का एक दो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होने वाला है। सो उनकी और उसके बाद बात करेंगे जो हमारे पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। सो उसके बाद हमने स्टार्ट की है जो साथ साथ आपकी एमसीक्यू सेशंस रहेंगे। हर टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स पे वो क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि इससे आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और साथ साथ आपका जो रिवीजन भी हो जाएगा। सो आज जो होगा वो हम सार्क और असीन जो टॉपिक दो है यहाँ पे आपके जीके में मेंशन है उस पे 35+ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इसकी जो पीडीएफ्स होंगी वो आपको साफ जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सारी पीडीएफ्स जो है कंपाइल्ड पीडीएफ्स जो हैं हर एक सेक्शंस की वहाँ पे एडवांस में वो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो है हमारे पास वो है सार्क और असीन पे। ये फर्स्ट सेट जो होगी एमसीक्यूज़ की वो प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा, जिन्होंने पढ़ा है इस टॉपिक को, वो अपना स्कोर जो होगा वो मेंशन करेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है। और वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, हाउ मनी मेंबर्स आर इन द सार्क ऑर्गेनाइजेशन। जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उसमें करंटली इस टाइम 2024 में कितने टोटल मेंबर्स हैं? 6, 7, 8, 10। आप उसका आंसर दे दो, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसके अंदर हैं टोटल 8 मेंबर्स, और उनके नाम मैंने जो आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए ट्रिक भी बोली थी, जो नोट्स प्रोवाइड किए गए आपको। MBBS पेन याद रखना, जिसमें सारे कंट्रीज आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, हाउ मैनी कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क। देखो, जो सार्क के यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के पूछ सकता है। अब बोलेगा आपको एग्जामिनर के सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 8, 7, 6, 5। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट 8 पे लगा के आ जाएंगे। उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो 7 ही थे, क्योंकि जो अफगानिस्तान था उसने बाद में ज्वाइन किया था। याद रखना, अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था बाद में, तो ये उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, बाकी सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज सार्क एक्स्टेब्लिश। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन थी ये किस डेट को बनाई गई। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 8 दिसंबर 1967, 7 नवंबर 1995 और 8 अक्टूबर 1953, 8 दिसंबर 1985। ये कब बनाई गई थी? थर्ड जो है इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। 8 दिसंबर 1985 को जो थी सार्क को एक्स्टेब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडक्वार्टर्स जो पूछा गया क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सार्क। सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और डिफरेंट प्रीवियस एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। मैनिला में है, काठमांडू में है, न्यू दिल्ली में या जकार्ता में। ये भी आपको मैंने नोट्स पे प्रोवाइड किया है। वहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए सारा मटेरियल वहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन है वहाँ पे। तो हेडक्वार्टर सार्क के कहाँ पे है? नेपाल के अंदर, और एग्जैक्ट जगह जो है वो काठमांडू। याद रखना, काठमांडू नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्क पे ही। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, यानी सार्क के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? जब यह सार्क बनी उस वक़्त इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? इसका आंसर रहेगा नाजिम करीम थे, अबू अल हसन, राफ़ी नाजमी या नन ऑफ दीज। आंसर रहेगा बी पार्ट। अबू अल हसन जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के, जो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? बांग्लादेश से। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट सिक्स्थ वन,
नेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले सेक्रेटरी जनरल जो सार्क के बने उसमें इंडिया से कौन थे जो पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे, यानी फ्रॉम इंडिया से कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिक्स्थ का रहेगा आंसर हमारे पास, वो रोहित भार्गव थे, अबू अल हसन थे, कांत किशोर भार्गव थे, या नॉन ऑफ दीज। जो सी पार्ट रहेगा, कांत किशोर भार्गव जो थे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। इस वक्त 2026 में प्रेजेंटली जो अभी भी इस टाइम है करंट सेक्रेटरी जनरल सार्क के इस टाइम कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से भी रिलेटेड है तो पूछ सकता है वहाँ पे। सो वो उनका नाम क्या है, शीलकांत शर्मा है, अमजद हुसैन है, या गोलम सरवारवर है, या फिर अर्जुन बहादुर थापा। सो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, गोलम सरवार जो हैं ये भी फ्रॉम बांग्लादेश से हैं, ये चीज़ भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल है सार्क के इस टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हु आर द अदर मेंबर्स ऑफ सार्क। तो बाकी कौन मेंबर्स हैं, जस्ट ट्रिक याद रखना है ना, पेन एमबीबीएस या एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस करते समय पेन होता है, एमबीबीएस PAIN। तो बाकी मेंबर्स कौन से हैं, इसमें पाकिस्तान भी आ गया, इसमें बांग्लादेश भी आ गया, इसमें हमारे पास इंडिया भी आ गया। तो बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं वो आप बता सकते हो। देखो नेपाल, भूटान, थाईलैंड है तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन यहीं पे, नेपाल, भूटान, मलेशिया, मालदीव्स। सो इसमें मलेशिया तो हो नहीं सकता, ये वहीं पे कैंसिल हो गया। नेपाल है, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान। सो हमारा ऑप्शन रहेगा सी पार्ट। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो ये 8 मेंबर्स आपको टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए। पहली समिट जो हुई थी, यानी पहली मीटिंग जो हुई थी सार्क की, वो कहाँ पे हुई, बांग्लादेश में, नेपाल में, मालदीव्स या पाकिस्तान के अंदर। सो नाइन्थ का आंसर रहेगा, पहली मीटिंग जो थी वो बांग्लादेश में ढाका में हुई थी, जब 8 दिसंबर 1985 को ये बनी तभी हुई थी वो वहीं पे। तो ये चीज़ याद रखना, ढाका बांग्लादेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सार्क की जो 18वीं समिट हुई, 18वीं समिट जो हुई सार्क की, वो कहाँ पे हुई, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स या बांग्लादेश। सो 10th का आंसर रहेगा काठमांडू, वो नेपाल के अंदर हुई थी, 2014 में लास्ट वन हुई थी। यानी 18th समिट जो हुई थी वो 2014 में नेपाल में हुई थी। पूछ सकता है वो कहाँ पे हुई, नेपाल में, काठमांडू में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हाँ, और कुछ बच्चों के लिए ये है कि जो हमारा पेड कोर्स स्टार्ट किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा पेड ग्रुप, तो वहाँ पे जो सारी पीडीएफ्स हैं आपको वो प्रोवाइड की जा रही हैं। वहाँ पे एडवांस में सारी पीडीएफ्स, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन की हो, कंपाइल्ड की हुई पीडीएफ्स आपके पास हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो से पहले ही वहाँ पे सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी गई उस ग्रुप में। तो जिन बच्चों को मतलब अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो इंटरेस्टेड वन है, जो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो सारी पीडीएफ्स आपके पास पहुँच जाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम है तो नोट्स बनाने में तो टाइम लग जाता है। सो दैट्स वाई मैंने सारी पीडीएफ्स वहाँ पेड ग्रुप में प्रोवाइड की हैं। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्यूटर सेक्शन हो, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की सारी पीडीएफ हैं, 100+ एमसीक्यूज़ जीके वो पीडीएफ्स, और साथ साथ में जीके जो पोर्शन होगा उसकी भी 100+ एमसीक्यूज़, और मॉक टेस्ट 5 जो करवाए जाएंगे उसकी भी सारी पीडीएफ्स वहाँ पे होंगी। और 1 ईयर का आपको पूरा एक सब्सक्रिप्शन मिलता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे जो होगा वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और करंट अफेयर जितनी भी हमारी होगी उसकी सारी पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। जो जिन बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइन किया है उनके पास वो सारी पीडीएफ्स पहुँच गई हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड वन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है हमारे पास, ये इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो उनके साथ, और वो आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं आगे।
सो 11th summit याद रखना। 18th जो 18वीं summit हुई उसका थीम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन summit यही हुई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 18th summit का जो थीम था वो था डीपर इंटीग्रेशन फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, रिस्टोरेशन ऑफ द पीस, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, या ऑल ऑफ अबाउ। उसका आएगा डीपर इंटीग्रेशन फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज ए पार्ट। So 19th SAARC summit which was postponed due to the उड़ी अटैक, मतलब जो 19वीं summit होने वाली थी, जब उड़ी अटैक हो गया था तो उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गई थी। तो वो किस कंट्री में होने जा रही थी, तो वो पाकिस्तान, ईरान, चाइना, या नन ऑफ दीज। सो 19th summit जो थी वो होने जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, बट ड्यू टू द उड़ी अटैक की वजह से उन दोनों कंट्रीज़ में रिलेशन ख़राब हो गए, तो ये जो summit थी ये फिर वहाँ पे जो पोस्टपोन हो गई थी। सो ये थी 19th summit। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ए पार्ट इज म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल, डी मालदीव्स। देखो भूटान जो है ये तो मेंबर है, नेपाल जो है ये भी मेंबर है आपके पास, मालदीव्स जो है तो ये भी है, और इसमें म्यांमार जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है। तभी बोला कि ये मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। सार्क के 8 मेंबर्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा की आबादी किस कंट्री की है उनमें। सो वो तो सबको पता होगा, दैट इज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया या अफगानिस्तान। सो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, इंडिया जो है इसकी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इस सार्क के 8 कंट्रीज़ में। इन सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड में, ये याद रख लेना, आफ्टर चाइना के बाद। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो किया गया था अकॉर्डिंगली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। अब इन्हीं 8 कंट्रीज़ में सबसे कम आबादी किसकी है। सो वो हमारे पास मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, नेपाल या पाकिस्तान। तो उन 8 में से सबसे कम जो है वो ए पार्ट मालदीव्स की है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द सार्क। सार्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट कौन सी नहीं है, देखो पहली सार्क की summit ढाका बांग्लादेश में हुई, ये तो करेक्ट है, आपको बोलना है कौन सी करेक्ट नहीं है। टिल डेट अभी तक 18 summits जो है वो हेल्ड हुई हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि लास्ट वन 18 हुई थी, 19 हुई नहीं। सो 18 ही summit अभी तक हुई हैं। और एज ऑन 2015 सार्क कंप्राइजेज ऑफ सार्क में 3% वर्ल्ड का एरिया है, 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 3.8% ट्रिलियंस ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। सो ये जो है सी पार्ट जो है ये भी ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 20 सार्क समिट जो है वो न्यू दिल्ली में होगी। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी जो होगी वो समिट जो हो रही है वो 16 वो इस न्यू दिल्ली में नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखना, डी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। इसको 5% कर लेना, ये कंट्रीब्यूट करता है 5% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द सार्क। सार्क को सबसे लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया, ये भी अभी बताया था आपको कि जो बाद में न्यूएस्ट मेंबर बना था जो कि 2007 में, वो था अफ़गानिस्तान था, जिसने 2007 में ज्वाइन किया था। 18th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एट प्रेजेंट हाउ मनी ऑब्जर्व कंट्रीज़ आर इन सार्क। तो सार्क के अंदर टोटल ऑब्जर्व कंट्रीज़ कितने हैं जो ऑब्जर्व करते हैं सार्क को। सो वो इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, अगर कोई चीज़ें मुझे थ्योरेटिकल पार्ट में कभी स्किप भी हुई होंगी तो वो मैं यहाँ पे जो आपके MCQ सेशंस होंगे वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। सो अब सार्क के अंदर जो ऑब्जर्व कंट्रीज़ हैं, जो उन पर नज़र रखते हैं, उनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको एग्जामिनर इधर यहाँ इस एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। सो उनके नाम नहीं याद रखने, बट वो कितने हैं वो याद रखने हैं। तो 18 का आंसर रहेगा हमारे पास
सी पार्ट 9। तो जैसे 8 अब सार्क के अपने कंट्रीज़ हैं, उन पे नज़र रखने के लिए एक कंट्री और बढ़ा दो तो 9 कंट्रीज़ हैं, 9 उन पे नज़र रखते हैं, खुद वो 8 कंट्रीज़ हैं। इस तरह से ये चीज़ याद रख लेना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ईरान है, जापान है, तो ये कंट्रीज़ आपको याद नहीं रखने हैं। So at present SAARC countries accounts for how much percent of the total world population? देखो पूरी दुनिया की जो आबादी है 100%, उसमें से सार्क के कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन में? 21%, 20, 19, 18%। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वो जस्ट 21% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट हमारे पास सार्क कंट्रीज अकाउंट फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया? तो सार्क के कंट्रीज टोटल वर्ल्ड एरिया में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, 2.5%, 3.5%, 3% और 4%। टोटल वर्ल्ड एरिया में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है सार्क कंट्रीज जो 8 कंट्रीज हैं, सो इनका है हमारे पास वहाँ पे 3%। ये चीज़ भी याद रख लो। सो उसके बाद एट प्रेजेंट सार्क कंट्रीज अकाउंट फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड इकानमी? तो प्रेजेंटली 2024 में पूरी वर्ल्ड की इकानमी में ये 8 कंट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? सो ये कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे 5%। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर भी करेक्शन की थी, 5% टोटल वर्ल्ड इकानमी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सार्क का फुल फॉर्म तो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ये कर लेना। सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो अब एसीन पे आते हैं। सो सबसे पहले एसीन का फुल फॉर्म क्या है? सो इसका फुल फॉर्म जिन्होंने ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, उनको तो पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। 22 का आंसर रहेगा हमारे पास ए पार्ट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज द फर्स्ट ए पार्ट, इसका आंसर रहेगा। और करंटली इस वक्त एसीन के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं इस टाइम 2024 में? सो एसीन के अंदर टोटल मेंबर्स इस टाइम जो हैं वो 10 मेंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है टोटल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीन। जैसे मैंने फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क बोला था, वो कितने थे? 7। इस तरह से जिन्होंने सीन को बनाया वो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो फाउंडिंग मेंबर्स टोटल कितने हैं इस टाइम हमारे पास? वो है 5। तो फाउंडिंग मेंबर्स 5 थे, उनके नाम याद होने चाहिए क्योंकि वो मेंशन भी मैंने किए हैं। तो उसके लिए सिम एम पी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, सिट एम पी ट्रिक बताई थी। सिट SIT, सिट एम पी को बोला कि आप बैठो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला कि बैठो, सिट MP, जिसमें सिंगापुर, I से इंडोनेशिया, T से थाईलैंड, M से मलेशिया और P से फिलीपाइंस। तो ये 5 जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, एसीन जो थी ये कब एक्स्टेब्लिश हुई? सो एसीन को जो बनाया गया इसकी डेट आपको याद रखनी है। तो ये बनाई गई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को एसीन जो थी वो एक्स्टेब्लिश की गई थी, और एक डिक्लेरेशन हुआ था तब, उस डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं? बैंकॉक थाईलैंड, यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। कभी डायरेक्ट पूछता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन कब हुआ था, आप कंफ्यूज नहीं होने जाना, वो यही डेट थी 8 अगस्त 1967 को। एसीन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जैसे मैंने सार्क के बोले, ऐसे ही एसीन के हेडक्वार्टर्स पूछेगा तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। 27, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है एसीन का? एसीन किस लिए काम करती है? देखो एसीन का ये ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज फॉर द बेटर प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन, ये तो हो नहीं सकता। बी टू इंटीग्रेट इकोनॉमीज ऑफ द रीजन टू मेक मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टमेंट, हाँ इकोनॉमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाना ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, तो ये भी है। दैट मीन्स बोथ B and C आंसर रहेगा डी पार्ट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसीन की पहली समिट कहाँ पे हुई थी? मैनिला में, सिंगापुर, बाली, जकार्ता। सो 28 का आंसर रहेगा। जो पहली समिट हुई, पहली मीटिंग हुई थी, तो वो 28 का हमारे पास आंसर सी, बाली इंडोनेशिया में। पहली जकार्ता भी इंडोनेशिया में है, लेकिन बाली में हुई थी पहली समिट, इंडोनेशिया बाली में। उसके बाद जो 44th समिट जो है एसीन की इज़ गोइंग टू हेल्ड इन, मतलब अब जो 44 समिट है वो कहाँ होने जा रही है? दैट मीन्स वो अक्टूबर में ही थी। सो वो कहाँ पे? वो वेंटिना लॉस में, बाली इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, थाईलैंड जो 2024 में। सो वो 29 का आंसर यहाँ पे रहेगा ए पार्ट, वो वेंटिना लॉस में जो है वो होने जा रही है। तो इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली है, करंट से भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 43rd समिट, इससे पहले जो एसीन हुई 44 से पहले, तो वो कहाँ पे हुई थी? यानी 30th का आंसर रहेगा हमारे पास, वो हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में। ये चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो पहले हुई थी वो 43rd थी और 44th अब होगी। सो नेक्स्ट, एसीन का मोटो क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मोटो क्या है? डेवलपिंग न्यू आइडियाज, कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल कंट्रीज, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, या ऑल ऑफ दीज। सो 31 का आंसर रहेगा सी पार्ट, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट है, करंट इस वक्त 2024 में जो सेक्रेटरी जनरल है एसीन के, उनका नाम क्या है? सो करंट को रिलेट करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर कोई किम हॉन, लिम जॉयहॉक, ओंग किंग योंग, या नन ऑफ दीज। तो उनका नाम जो है वो 32 का ए पार्ट रहेगा, डॉक्टर कोई किम हॉन जो है इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं एसीन के। पहले सेक्रेटरी जनरल एसीन के कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल डेविड ब्लैक, लिम जॉकहॉय, ओंग किंग योंग, या हटोनो दर्सोनो जो थे वो थे। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, हटोनो दर्सोनो जो थे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे एसीन के। इंपॉर्टेंट है ये, पहले सेक्रेटरी जनरल, करंट सेक्रेटरी जनरल, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इस ईयर में ईस्ट तैमूर जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट बना एसीन का। मैंने आपको बोला कि अभी नहीं बोला था, एसीन के दो ही कितने ऑब्जर्वर्स हैं ये आप बोलोगे आगे। सो जो एसीन है इसका एक 2000 किस डेट में जो ईस्ट तैमूर कंट्री था वो उसका ऑब्जर्वर स्टेट बना था एसीन का? 2021, 22, 23, 24, 2020 में। तो करंट से भी रिलेट कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हुआ है। तो 2022 में जो था ईस्ट तैमूर जो था वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट बना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं करंटली हाउ मनी ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ एसीन के, टोटल ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं? एसीन के सिर्फ दो ही ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और उन दो के नाम क्या है? एक तो मैंने ऊपर आपको बोला तैमूर, ईस्ट तैमूर है एक का नाम, और दूसरे का नाम है पापुआ न्यू गिनिया, न्यू गिनिया, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करोगे इसको। ये दो कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे 35 एमसीक्यूज जो थे इस टॉपिक पे थे। नेक्स्ट टॉपिक पे भी करेंगे, साथ साथ दो दो वीडियोस लाएंगे। और आपको शाम को आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जो कंप्यूटर सेक्शन होगा, जिसमें सिक्योरिटी और वो वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे साथ साथ। सो इसकी पीडीएफ जो होगी वो आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।